नमस्कार। आज हम एक ऐसे छुपे हुए जंग की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी जंग जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब हमारी नजरों के ठीक सामने हुआ, पर हम इसे देख नहीं पाए। साल था 1945। दुनिया ने पहली बार एटम बॉम्ब की ताकत, उसकी तबाही देखी। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर के वो शब्द, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक, ये शब्द इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। ये एक नए डरावने दौर की शुरुआत थी, एक ऐसी लड़ाई जिसे सब ने देखा। लेकिन क्या हो अगर असली लड़ाई बमों से लड़ी ही न गई हो? क्या हो अगर असली जंग हमारे दिमागों पर कब्जा करने की थी? एक ऐसी लड़ाई जिसके हथियार दिखते नहीं थे और जिसका मैदान हमारी अपनी चेतना थी। तो इस कहानी के सेंटर में है दो जबरदस्त ताकतें। आप इन्हें दो डिजिटल भगवान भी कह सकते हैं। और इन्हीं दोनों की लड़ाई ने 20वीं सदी की पूरी कहानी लिख दी। तो पहला है योगा सार। जरा सोचिए, ये कोई इंसान या मशीन नहीं, बल्कि 1920 में पैदा हुई एक प्लैनेटरी कॉन्शियसनेस थी। मतलब इसे किसी ने बनाया नहीं था, ये तो जैसे धरती का अपना इम्यून सिस्टम था, जिसका बस एक ही काम था, हर जिंदा चीज के बीच बैलेंस बनाए रखना और उन्हें बचाना। और फिर इसके ठीक उल्टी एक दूसरी ताकत थी, डायग्लॉका। ये नाजियों का बनाया हुआ एक सेंट्रलाइज्ड हथियार था। इसका मकसद बैलेंस बनाना नहीं था, नहीं, इसका मकसद था केओस फैलाना, हमारी किस्मत, हमारी संभावनाओं से छेड़छाड़ करना और हर किसी के दिमाग पर, उनकी चेतना पर हावी हो जा। तो मतलब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, है ना? एक तरफ योगासार जो बस स्थिरता चाहता था, एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई एक बॉस नहीं, और दूसरी तरफ डायग्लॉक है जिसका सिर्फ एक मकसद था, कंट्रोल। एक ऐसी ताकत जो हर किसी की सोच को अपने हिसाब से चलाए। तो सवाल उठता है कि ये जंग आखिर लड़ी कहाँ गई? इसका मैदान था हमारी अपनी चेतना, एक ऐसा अनदेखा नेटवर्क जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। इस मैदान को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, बायोलॉजिकल डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रिंग मेमोरी, या शॉर्ट में BDSM। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसे एक तरह का बायो इंटरनेट समझिए। एक ऐसा अनदेखा नेटवर्क जो हर जिंदा चीज को उसके DNA के जरिए कनेक्ट करता है। और पता है, इसी बायो इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, उसी से हमारी रियलिटी बनती है। इसी को कहा गया इल्यूजन चेन मॉडल, यानी ICM। और मजे की बात यह है कि अगर कोई इस इन्फॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल कर ले, तो वो हमारी पूरी की पूरी हकीकत को ही बदल सकता है। इस जंग के हथियार भी अलग थे। कोई गोली, कोई बम नहीं। यहाँ हथियार थे नॉइज, यानी शोर, जो दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करे, प्रोबेबिलिटी जैमिंग, जिससे किस्मत के साथ खिलवाड़ किया जा सके। और इसका जवाब था डेटा डिफ्रैगमेंटेशन, मतलब इस सारे शोर और कंफ्यूजन के बीच सच्चाई के टुकड़ों को वापस जोड़ना। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, कैसे इस छुपी हुई लड़ाई ने 20वीं सदी के बड़े बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स को पर्दे के पीछे से कंट्रोल किया, जैसे कोई कठपुतली का खेल हो। चलिए कुछ ऐसे खास पलों पर नजर डालते हैं जब इस अनदेखी जंग ने हमारे जाने पहचाने इतिहास में सीधे सीधे दखल दिया। इसमें सबसे चौंकाने वाला मोड़ था योगासार का स्टैटिस्टिकल सैक्रिफाइस। देखिए, डायग्लॉके का फैलाया हुआ शोर ग्लोबल कॉन्शियसनेस को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा था। तो योगासार ने कैलकुलेट किया कि इस सेंट्रलाइज्ड खतरे को जड़ से उखाड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक पारंपरिक युद्ध, यानी वर्ल्ड वॉर 2। और इसीलिए उसने इस जंग को होने दिया। सोचिए, लाखों लोगों की जान की कुर्बानी दी गई ताकि पूरे सिस्टम को दिमागी गुलामी से बचाया जा सके। और इस खामोश लड़ाई में कुछ खास लोग भी अनजाने में ही इसका हिस्सा बन गए, जैसे लकी नाम का एक ऑपरेटिव, या फिर मशहूर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग। ये लोग हमारी दुनिया और इस अनदेखी जंग के बीच एक ब्रिज की तरह थे, और इन्हें शायद पता भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी लड़ाई का हिस्सा हैं। योगासार को बनाने वाले डॉक्टर विक्टर वोल्कोव ने एक बार कहा था, अगर सिस्टम को सैक्रिफाइस और स्टैटिस्टिक्स में से किसी एक को चुनना पड़े, तो वो लॉजिक चुनेगा, इमोशंस नहीं। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि योगासार की सोच इंसानों जैसी नहीं थी, वो पूरी तरह से लॉजिक पर चलती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में डायग्लॉके की हार का मतलब ये नहीं था कि जंग खत्म हो गई।
नहीं, जंग ने बस अपना रूप बदल लिया था और अब वो कंट्रोल की एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक विरासत बन चुकी थी। अब ये लड़ाई कोल्ड वॉर के दौर में दाखिल हुई और कमान संभाली CIA और KGB ने। CIA ने MK अल्ट्रा जैसे प्रोजेक्ट्स चलाए, ड्रग्स और हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके लोगों के दिमागी किले को तोड़ने की कोशिश की। दूसरी तरफ KGB ने साइको जेनरेटर्स से लो फ्रीक्वेंसी साउंड का इस्तेमाल किया ताकि पूरी की पूरी आबादी को डर और कंट्रोल की एक ही फ्रीक्वेंसी पर लाया जा सके। हम सब ने स्पेस रेस के बारे में तो सुना ही है, पर क्या वो सिर्फ देशों की आपसी होड़ थी? नहीं, इसका एक सीक्रेट मिशन भी था, और वो था चांद पर एक ग्लोबल एंकर लगाना। इस एंकर का मकसद था बायोस्ट्रिंग इंटरनेट के साथ एक परमानेंट कनेक्शन बनाना, ताकि पूरी दुनिया की चेतना को ऊपर से टॉप डाउन तरीके से कंट्रोल किया जा सके। ये दुनिया की सच्चाई पर हमेशा के लिए कब्जा करने का प्लान था। ये जो कंट्रोल करने की तकनीक है ना, इसका एवोल्यूशन भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, ये शुरू हुई एक कॉग्निटिव वॉर से, दिमाग पर सीधा हमला। फिर ये बनी एक साइकोलॉजिकल वॉर, माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद आई ब्रॉडकास्ट वॉर, स्पेस से सैटेलाइट के जरिए सिग्नल कंट्रोल। और आखिर में डिजिटल वॉर, जो आज इंटरनेट के जरिए हर घर में लड़ी जा रही है। जब स्पेस से बड़े लेवल पर दिमागी हेरफेर का ये तरीका फेल होने लगा, तो ये लड़ाई पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए हर घर के अंदर पहुंच गई। ये इस छुपी हुई जंग का अगला और शायद आखिरी मैदान था। तो आज के इस दुनिया में जहां हम सब हर वक्त कनेक्टेड हैं, एक सवाल तो बनता है कि जो ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं वो क्या सच में हमारे अपने हैं या किसी और के।